चलिए आज की क्लास में हमको HTML पूरा एक ओवरव्यू देखना है। इस पूरे वीडियो में, इस पूरी क्लास में पूरा HTML का बेसिक हम लोग समझ जाएंगे, जिसमें HTML की फाइल्स क्रिएट करना, उसको रन करना, फिर उसमें जो बेसिक टैग्स होते हैं जैसे हेडिंग, पैराग्राफ, लिंक, इमेज, लिस्ट वगैरह लगाना, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, इनको कैसे लगाया जाता है, फिर टेबल कैसे बनाते हैं, टेबल में ये सब क्या है, कैसे वर्क करते हैं, THTD का फुल फॉर्म क्या है, प्लस HR क्या होता है। और उसके अलावा हमने फॉर्म्स भी एक बना के रखा है, एक फॉर्म जिसमें इनपुट्स भी हैं, टाइप, रेडियो, चेकबॉक्स और भी सारे इनपुट्स हैं। अब यहाँ पर देखोगे तो डिव भी मिलेगा अपने को, डिव में स्पेन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर सेमेंटिक टेक्स्ट को भी मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, जैसे हेडर, नेव, सेक्शंस, आर्टिकल, असाइड और फुटर। देन अगेन मैंने HR लगाया है क्योंकि एक रो मेरे को क्रिएट करनी रहेगी बार बार। फिर मैंने ऑडियो लगा के दिखाया है, फिर वीडियो लगा के दिखाया है HTML पेज में। फिर आईफ्रेम को कैसे यूज़ करते हैं वो भी दिखाया है, आईफ्रेम क्या होता है करेंगे आगे। फिर यहाँ पे कुछ एंटिटीज के बारे में भी मैंने बताया हुआ है और टूल टिप ऑल्सो मैंने कमेंट्स के बारे में बताया है। मतलब जो बेसिक्स से लेकर कुछ एडवांस तक की जो चीज़ें हैं इसमें कवर अप हो जाएंगी। ऑल्सो इसमें मैंने मेटा नहीं बताया है, तो मेटा के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा मेटा क्या होता है। इसके लिए एक पूरा प्रिपेयर्ड डॉक्यूमेंट भी है और ये पेज मैंने बनाया है सिर्फ आपको चलाकर दिखाने के लिए कि कैसे वर्क करती है चीज़ें। देखो यहाँ पर ये सारी ही थिंग्स मैंने लिख रखी है जो कि आपको समझना है इस वीडियो में। थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, है ना। और स्टार्ट करते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये सब चीज़ें चलती हुई दिखती है। जैसे हाईलाइट करते हैं तो हाईलाइटर कैसे काम करता है, अंडरलाइन कैसे काम करता है, बोल्ड कैसे काम कर रहा है, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट कैसे काम करती है। उसके अलावा यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट देख रहे हो, टेबल देख रहे हो, फॉर्म देख रहे हो, है ना। फाइल्स वगैरह अपलोड करने का सेक्शन जो इनपुट टाइप फाइल होता है वो, और डिव वगैरह। फिर यहाँ पे सेमेंटिक टेक्स्ट हो गए, ऑडियो लगाना, वीडियो लगाना, आई फ्रेम वगैरह लगाना, लेस देन, ग्रेटर देन्स वगैरह जो हमने देखे थे अभी, एंड कॉपीज वगैरह जो था। और फिर इस पर होवर करने पर टूल टिप वगैरह शो करना। ये तो बात की बात है, ये सब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे दिखाए हुए हैं। लेकिन उससे पहले ये HTML समझते हैं पूरा। इसको पूरा समझने के बाद ही आपको पूरा HTML क्लियर हो जाएगा। इसमें सब चीज़ें लगभग मैंने कवर कर रखी है। स्टार्ट करते हैं। देखो HTML का ये कंप्लीट ट्यूटोरियल होने वाला है जिसमें बिगिनर से एडवांस तक को सबको ही ये काम आने वाला है, एकदम स्टार्टिंग लेवल से तो आप एडवांस लेवल तक। जैसे HTML क्या है उसको समझते हैं सबसे पहले। HTML को फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये HTML का फुल फॉर्म होता है। एक लैंग्वेज है जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर, मतलब वेबसाइट कैसी दिखेगी, कहाँ पे हेडर होगा, कहाँ पे फुटर होगा, कहाँ पे इमेजेस होगी, कहाँ पे वीडियो होगी, कहाँ पे बटन होगी, कहाँ पे फॉर्म होंगे, कहाँ पे वीडियो होगी, ये सब चीज़ें डिसाइड करता है आपका HTML। मतलब स्ट्रक्चर बनाने का काम हमारा HTML का है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक मार्कअप रेडी करती है वेबसाइट के पेज का। एग्जाम्पल के लिए टेक्स्ट, इमेजेस, बटन, फॉर्म्स, वीडियो सब HTML से ही बनते हैं, ठीक है। अगर हमको वेब पेज पे लगाने हैं तो ये सब HTML की हेल्प से ही बनते हैं। नेक्स्ट है HTML फाइल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब HTML फाइल के अंदर हम लोग जो HTML लिखते हैं वो कैसा होता है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले यहाँ पे लिखा होगा डॉक टाइप HTML। इसका मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट टाइप HTML। ये आपके ब्राउजर को बताता है कि जो डॉक्यूमेंट है या फिर जो आपकी फाइल आप रन कर रहे हो ब्राउजर में, दिखाता हूँ ये वाली फाइल, ये फाइल किस टाइप की फाइल है। जब ये फाइल लोड होती है ब्राउजर में तो जैसे start.html ये एक फाइल है और ये एक डॉक्यूमेंट फाइल है, ब्राउजर इसको एक डॉक्यूमेंट समझता है। तो ये डॉक्यूमेंट किस टाइप का है ये बताता है आपका ये जो डॉक टाइप HTML लिखा है ये। उसके बाद आपको HTML को ऑन करना है और HTML को ऑफ करना है, मतलब ओपन और क्लोज करना है। सिंपल ओपन और क्लोज करने के लिए भी बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल लेस देन ग्रेटर देन के बीच में आप आपकी जनरल भाषा में लेस देन ग्रेटर देन समझो इनको। लेस देन ग्रेटर देन के अंदर आपको HTML लिखना है और HTML को क्लोज करना है। फिर साथ में आपको फॉरवर्ड स्लैश लगा देना है जिससे HTML क्लोज हो जाएगा। सिंपल। ये HTML यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ पे HTML क्लोज हो गया। इस HTML के अंदर हेड होगा और होगी बॉडी, मतलब इस पेज का हेड और इस पेज का बॉडी सेक्शन। हेड में टाइटल जो भी हमको टाइटल देना है वो। अब ये टाइटल कहाँ शो होता है दिखाता हूँ। देखो जब मैंने लिखा अपने पेज में, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है शायद, ये लिखा है HTML, ये टाइटल लिखा हुआ है। देखो HTML ओपन किया मैंने और HTML को सबसे बॉटम में क्लोज किया होगा यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर बॉडी भी क्लोज हो रही है तो बॉडी भी ओपन मैंने कहीं करी होगी इसके अंदर ही, और हेड होगा। सिंपल, ये बॉडी यहाँ पे ओपन है और नीचे क्लोज थी, हेड ओपन है और हेड क्लोज हो रहा है। यहाँ पर देखोगे तो टाइटल ओपन हो रहा है और टाइटल क्लोज हो रहा है।
ये टाइटल क्या काम करता है, जैसे HTML कंप्लीट ट्यूटोरियल एग्जांपल करके मैंने यहाँ पे लिखा, तो और यहाँ पे मैं सिंपल आपके सामने दिखाता हूँ। ऐसे पाइप सिंबल लगाया मैंने और लिखा मैंने CSI। सेव करते हैं, अभी थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो अपन इसको कैसा करते हैं, HTML CSI। सिंपल सेव किया मैंने और इस पेज पे रिफ्रेश किया तो यहाँ देखोगे टॉप पे HTML पाइप सिंबल CSI ऐसा आ रहा है। तो ये जो टाइटल दिखाने का काम है, ये हमारे टेप का नाम दिखाने का काम करता है। सिंपल। ये अब हेड के ऊपर सेक्शन है, हेड मतलब अपर सेक्शन होता है। फिर बॉडी की बात करें तो पेज का जो बॉडी एरिया होता है, मतलब जो पेज में दिखता है या दिखना चाहिए, ये जो मैं कर्सर राउंड कर रहा हूँ, ये पेज का बॉडी सेक्शन है। ये ऊपर हेडर रहता है, ये बॉडी रहता है और सबसे बॉटम में रहेगा फुटर। ये जो सेक्शन है इसको फुटर बोलते हैं। तो इनके लिए सबके लिए अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं वो भी समझेंगे हम आगे। बॉडी के अंदर मैंने लिखा H1। H1 मतलब कि हेडिंग का फर्स्ट, हेडिंग फर्स्ट मतलब बड़ी, सबसे बड़ी हेडिंग चाहिए तो H1, उससे छोटी चाहिए तो H2, उससे छोटी चाहिए तो H3। जैसे मैंने H1 लिखा तो हेलो वर्ल्ड लिखा। H1 हेलो वर्ल्ड के लिए कैसा आउटपुट आता है, इस टाइप से। ये मेन हेडिंग H1। और H2 लिखोगे तो ये छोटा, और H3 लिखोगे तो और छोटा। H4, H5, H6 तक होते हैं। 6 तक लिखोगे तो और छोटी छोटी हेडिंग्स, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट्स है आप यूज कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन में भी हम लोग समझते हैं कि डॉक टाइप ये क्या करता है, ये HTML5 बताता है वेब पेज को कि HTML5 लोड हो रहा है। और डॉक्यूमेंट टाइप HTML हमने क्या लिखा, तो ये HTML टाइप का डॉक्यूमेंट है। HTML क्या करता है, ये पूरा पेज को कवर करता है, मतलब पूरा पेज HTML टैग के अंदर रहता है। हेड के अंदर क्या रहता है, टाइटल और मेटा इन्फॉर्मेशन। ये मेटा इन्फॉर्मेशन क्या होती है, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होती है। मेटा इन्फॉर्मेशन इनका क्या यूज है, इनका यूज है आप जब गूगल पे सर्च करते हो किसी पेज को, तो गूगल को दिखाना कि ये इनका पेज है। इसमें मेटा इन्फॉर्मेशन डालते हैं हम लोग, जैसे कीवर्ड्स वगैरह मेटा इन्फॉर्मेशन में आते हैं। आगे समझते हैं और मेटा के बारे में डिटेल से। बॉडी के अंदर जो भी विजिबल कंटेंट होता है, जो आपके पेज को दिखना है या फिर आपके पेज पर दिखता है, वो बॉडी के अंदर आता है। मतलब आपके पेज का बॉडी सेक्शन विजिबल कंटेंट होता है। हेड के अंदर टाइटल और मेटा इन्फॉर्मेशन आती है, और HTML में पूरा पेज आता है जिसमें हेड और बॉडी और फुटर आते हैं। सिंपल। नेक्स्ट कुछ बेसिक टैग्स हैं, जैसे कि H1 to H6 जो हमने हेडिंग्स के लिए यूज किए थे, और P मतलब पैराग्राफ के लिए P एलिमेंट यूज करेंगे। अगर मुझे पेज पर पैराग्राफ दिखाना है तो P एलिमेंट का यूज करूंगा। अगर मुझे लाइंस को ब्रेक करना है तो BR एलिमेंट का यूज करूंगा। अगर मुझे लाइन में एक पेज में एक लाइन खींचना है, मतलब ऐसी हॉरिजॉन्टल रो होना चाहिए, दिखाता हूँ कैसी। ये जो लाइन दिख रही है, ये लाइन दिख रही है, ये लाइन HR से आ रही है। ये जो ब्लैक लाइन आ रही है ये HR से आती है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए इसका फुल फॉर्म होता है हॉरिजॉन्टल रो, और ये BR का फुल फॉर्म होता है ब्रेक रो। P फॉर पैराग्राफ और H फॉर हेडिंग। B4 होता है बोल्ड, मतलब किसी टेक्स्ट को बोल्ड में दिखाना है, मतलब मोटा दिखाना है। जैसे ये दिख रहा है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, या फिर यही दिखा देता हूँ, ये देखो ये दिख रहा है बोल्ड। ऐसा बोल्ड दिखाना है किसी टेक्स्ट को तो हम लोग B एलिमेंट का यूज कर सकते हैं। फिर I फॉर इटैलिक होता है, और U फॉर अंडरलाइन। अगर कहीं पर अंडरलाइन दिखाना है तो U, I फॉर इटैलिक होता है। नेक्स्ट है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। अब टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए इटैलिक में ये जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा टिल्ट दिखता है, ये देखा। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स, मतलब टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए कौन कौन से टैग्स होते हैं जो अभी अपन ने देखे, उनमें से कुछ और हैं। जैसे बोल्ड कर सकते हो आप किसी टेक्स्ट को, फॉर्मेट चेंज करना है तो उसको या तो बोल्ड करोगे, या उसको इटैलिक करोगे, या उसमें अंडरलाइन ऐड करोगे, या उसमें मार्किंग करोगे, मतलब उसको हाईलाइट करना है। दिखाता हूँ कैसे, ये देखो पूरा हाईलाइट। देखो बोल्ड करना वो करोगे, इटैलिक करोगे, अंडरलाइन करना है, या फिर उसको हाईलाइट करना है, तो ये हाईलाइट ऑटोमेटिक हो रहा है। अगर मुझे किसी पेज में कुछ हाईलाइटेड लाइंस दिखानी है तो उन लाइन को मैं कहाँ कर दूंगा, मार्क के अंदर। मार्क एलिमेंट ओपन करना है, मार्क क्लोज करना है, और उसके अंदर वो सारा टेक्स्ट डालना है जिसको मैं हाईलाइटेड दिखाना चाहता हूँ। नेक्स्ट है स्मॉल। स्मॉल में क्या करना है, कोई सा टेक्स्ट मुझे स्मॉल दिखाना है, मतलब नॉर्मल से स्मॉल दिखाना है, तो मैं स्मॉल कर सकता हूँ। यहाँ पे स्मॉल का नहीं है, जैसे नॉर्मल टेक्स्ट अपना ये है, इससे थोड़ा सा छोटी साइज में दिखेगा स्मॉल। ठीक, आप स्मॉल एलिमेंट ओपन करके स्मॉल क्लोज करोगे और उसमें कुछ भी टेक्स्ट लिखोगे तो वो स्मॉल शो होगा। नेक्स्ट है डेल। डेल से होता है डिलीट। कोई टेक्स्ट डिलीटेड दिखाना है, सिर्फ डिलीटेड दिखाना है, तो फिर मैं डेल एलिमेंट का यूज कर सकता हूँ। नेक्स्ट है SUP। SUP मतलब सुपर स्क्रिप्ट, जो हमने MS वर्ड में देखा था। सुपर स्क्रिप्ट का काम क्या होता है, जैसे किसी की पावर दिखाना है मैथ्स में, x⁻3 y⁴, तो ये सब सुपर स्क्रिप्ट से काम करता है। नेक्स्ट होता है अपने पास सब स्क्रिप्ट, जो केमिस्ट्री फॉर्मूलाज वगैरह में लिखते हैं, जैसे H2O, H2SO4, तो इनके लिए हमको यूज करना पड़ता है।
ठीक है। सबस्क्रिप्ट में पार्ट नीचे आता है, यहाँ पर एग्जांपल दे रखे हैं, ये सुपर स्क्रिप्ट है। अगर मुझे 2 को ऊपर दिखाना है तो सुपर स्क्रिप्ट के अंदर लिखना पड़ेगा, तो 2 ऊपर आएगा। एंड अगर मुझे 2 को नीचे दिखाना है, ऐसे H2O को फॉर्मूला लिखना है, तो फिर मुझे 2 को सब स्क्रिप्ट के अंदर लिखना पड़ेगा। इस टाइप से हम लोग ये पार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, लिंक्स मतलब अपने पेज में मुझे लिंक लगानी है किसी दूसरे पेज की या किसी भी पार्ट की, तो मैं लिंक्स लगा सकता हूँ। मतलब अपने वेबसाइट के पेज में, अपने वेब पेज में मुझे लिंक्स लगानी है, तो एंकर एलिमेंट का यूज करूंगा, A फॉर एंकर, इसको एंकर टैग बोलते हैं। एंकर टैग के अंदर href के अंदर मुझे लिखना है वो पाथ जहां पर क्लिक करने के बाद रीडायरेक्ट होगा। मतलब इसको और इसी तरीके से समझो, ये एंकर टैग ओपन हुआ और ये एंकर टैग क्लोज हुआ, और इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा वो आपकी लिंक में शो होगा। सिंपल दिखाता हूं कैसे। और ये जो href के अंदर जो लिखा है, इसी पेज पर रिडायरेक्ट करेगा वो, जब हम इस पे क्लिक करेंगे गूगल पे। दिखाता हूं, ये देखो दिख रहा है, विजिट गूगल करके जो लिखा है, ये कहां लिखा है, एंकर टैग के अंदर। इसको इंस्पेक्ट करके आपको दिखाता हूं कैसे दिख रहा है। ये देखो, यहाँ पर आपको HTML लिख रहा है जिसमें एंकर एलिमेंट ओपन हुआ, एंकर एलिमेंट यहाँ पर क्लोज हुआ, इसके अंदर जो लिखा हमने वो दिख रहा है यहाँ पे विजिट गूगल। और यहाँ पे href में क्या लिखा है, हाइपर रेफरेंस। इसको हाइपर रेफरेंस बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये इस पेज का रेफरेंस है, मतलब इस पेज पर ही रिडायरेक्ट करेगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, जैसे मैं क्लिक करता हूं तो ये देखो मेरे को गूगल पे लेकर आया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग हमारे पेज पर लिंक लगा सकते हैं। अब ये नए पेज पर क्यों, नए टैब पर क्यों लेके गया, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है target_blank, मतलब एक ब्लैंक टैब में ही इसको ओपन करना है। क्लिक किया मैंने, देखो इस पे क्लिक करता हूँ तो ये नए टैब पर ही क्लिक ओपन करवाएगा। अगर मैं target_blank हटा देता हूँ, आपको हटा के दिखाता हूँ, मैंने F2 प्रेस किया तो इसको एडिट कर पा रहा हूँ मैं। अभी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ ब्राउजर से डायरेक्ट, और अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये सेम पेज में ओपन होगा। क्लिक किया तो ये देखो सेम पेज में ही ओपन हुआ। तो टारगेट ब्लैंक भी हमने समझा यहाँ पे, क्लियर? यस सर। नेक्स्ट अपन आते हैं इमेजेस। अगर मुझे इमेज शो करना है अपने वेब पेज में, अपने वेबसाइट के पेज में मुझे इमेज शो करवाना है, तो मैं img एलिमेंट का यूज करूंगा। img स्टैंड्स फॉर इमेजेस, मतलब इमेजेस शो करवाने के लिए img एलिमेंट होगा। और ये एलिमेंट में ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये एलिमेंट ओपन होगा लेकिन क्लोज नहीं होगा। ये देखो ये क्लोज नहीं हो रहा है, यहाँ पर देखोगे तो ये ओपन हो रहा है एंकर टैग और इसको क्लोज किया जा रहा है, लेकिन इमेज को क्लोज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इमेज एक पार्ट ही रहेगा, सिंपल इमेज एक ही रहेगी। और यहाँ पर हम लोग गूगल लिखेंगे, गूगल के बाद आगे भी टेक्स्ट आएगा, मान लो यहाँ पे वो टेक्स्ट आने वाला है, तो फिर कैसे आइडेंटिफाई करवाएंगे कि कहां से कहां तक का पार्ट लिंक का था, है ना? कहां से कहां तक का जो एरिया है वो लिंक का था। इसलिए हम लोग यहाँ पे ओपन और क्लोज करते हैं कि ये गूगल या विजिट गूगल या जो भी 2-3 वर्ड होंगे वो ही सिर्फ गूगल के लिंक में दिखना चाहिए, सिंपल। और इमेज में सिर्फ एक इमेज शो करना है, बात खत्म, इसके आगे कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे देखोगे तो img src में आपको यहाँ पे image.jpg, ये क्या है? अच्छा img एलिमेंट है, और इस एलिमेंट में आप देखोगे src है सोर्स किसका? इस इमेज पाथ का, इस पाथ का सोर्स है ये। विड्थ 200, हाइट 150, अल्टरनेट में माई इमेज। अगर मुझे इमेज दिखानी है तो img एलिमेंट का यूज करूंगा और उसमें src के अंदर इमेज का नाम दे दूंगा, सिंपल। जैसे इमेज का नाम दिया मैंने, ये वाला इमेज अपने सेटअप में डाउनलोड होना चाहिए, ये इमेज अपने पास होना चाहिए, तब जाके ये शो कर पाएगा, ठीक है। मतलब जहां पर आप ये HTML फाइल खोल के बैठे हो या जहां पर आपने ये फाइल बनाई है उसके जस्ट पास में इस नाम की फाइल होना चाहिए, सेम image.jpg, तब जाके ये लोड करेगा उस इमेज को आपके वेबसाइट के HTML पेज में, या जिस पेज में आप HTML लिख रहे हो वहां पर लोड करके दिखाएगा। विड्थ में हमने 200 दे दी, ये विड्थ दे दी इस इमेज की, और हाइट में हमने दे दिया 150। ये सब एट्रीब्यूट्स होते हैं, इनको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, src, विड्थ, हाइट, अल्ट, इन सबको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, जिसमें हमने इमेज की विड्थ और हाइट दे रखी है। और alt में अल्टरनेट टेक्स्ट शो होता है। फॉर एग्जाम्पल ये इमेज नहीं मिली, मान लो डिलीट हो गई या फिर इस लोकेशन पर नहीं है, तो फिर ये हमको अल्टरनेट टेक्स्ट शो करवाएगा कि आप अल्टरनेटिव इस टेक्स्ट को देख सकते हो, माई इमेजेस। मतलब ये यहाँ पे क्या था वो यूजर को दिखाएगा। एक बार देखते हैं, ये देखो यहाँ पर इमेज नहीं मिल रही है, ये वाली है ना, इसको इंस्पेक्ट करता हूँ तो ये देखो img src, ये पाथ था, इस पाथ पे इमेज नहीं है,
तो फिर अल्टरनेट टेक्स्ट दिख रहा है यहाँ पे सैंपल इमेज। क्लियर? इस टाइप से देख सकते हैं। अब जो यूआरएल्स होती है वो दो टाइप की होती है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव यूआरएल। ठीक है, रिलेटिव यूआरएल कौन सी होती है? जिसमें आपके ही सेटअप में वो इमेज रखी हो, और एब्सोल्यूट यूआरएल वो होती है जिसमें आप किसी दूसरे सर्वर या दूसरे सेटअप से उस इमेज को आपके सेटअप में दिखा रहे हो। सिंपल। नेक्स्ट अपन आते हैं लिस्ट पे। अगर अपने वेब पेज में मुझे किसी भी टाइप की लिस्ट दिखानी है तो मेरे पास दो लिस्ट ऑप्शंस होते हैं, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है? OL लिखना पड़ता है, O फॉर ऑर्डर, L फॉर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट ओपन और ऑर्डर लिस्ट क्लोज। इसके अंदर आपको LI दिखाने पड़ते हैं। LI मतलब क्या होता है? लिस्ट आइटम और लिस्ट आइटम्स। तो ये लिस्ट आइटम HTML, देन अगेन लिस्ट आइटम CSS। तो ऑर्डर लिस्ट में और अनऑर्डर लिस्ट में डिफरेंस क्या होता है वो समझो। अगर मैंने ऑर्डर लिस्ट लिखा है, देखो जब हमने ऑर्डर लिस्ट लगाया तो ऑर्डर लिस्ट में ये रहता है कि जब मैंने ऑर्डर लिस्ट लिखा और OL लिखा था, और OL के अंदर ये सब LI है, लिस्ट आइटम, ये तीनों लिस्ट आइटम्स हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो लिस्ट आइटम एंड दिस लिस्ट आइटम। तो ऑर्डर लिस्ट में ये सब ऑर्डर में आएंगे, मतलब 1 2 3, ये ऑटोमेटिक 1 2 3 देगा। और नया LI दूंगा तो वो 4 देगा, और नया दूंगा तो वो क्या देगा? 5 देगा। मतलब नया LI दूंगा इसको एक और, तो फिर एक और लिस्ट आइटम अगर मैं ऑर्डर लिस्ट में ऐड करता हूँ तो मुझे 1 2 3 4 ऐसा ऑर्डर में मिलेंगे। और अगर मैं अनऑर्डर लिस्ट मतलब कि UL, अनऑर्डर लिस्ट के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? UL, अनऑर्डर्ड लिस्ट। UL में अगर मैं LI को लिखता हूँ तो फिर वो क्या करेगा? डॉट देगा। क्या देगा? डॉट नहीं, इसको डिस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है डिस्क। ये ठीक है, इसको ही राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं तो यहाँ देखो ये UL के अंदर लिखे हुए हैं। ठीक है, ये UL के अंदर लिखे हुए हैं और ये LI के अंदर थे, ये सॉरी ये OL के अंदर थे, ऑर्डर लिस्ट में LI और UL अनऑर्डर लिस्ट में LI। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट में LI लिखने का फायदा क्या रहेगा कि वो ऑर्डर मिलेगा हमको 1 2 3 4 ऑटोमेटिक मिलेगा। इनको ABC या फिर अपने हिसाब से, जैसे ABC में चाहिए मेरे को स्मॉल ABC में चाहिए तो इनके आगे टाइप लिख सकते हो आप। ठीक है, और टाइप करके आप यूज कर सकते हो। जनरल HTML ओपन करोगे तो आप समझ जाओ। ये जैसे डिस्क नहीं चाहिए मेरे को, चेकबॉक्स या राइट चाहिए या बॉक्स चाहिए तो यहाँ पे टाइप होते हैं। ठीक है, आगे आते हैं अपन टेबल की तरफ। यहाँ पे आते हैं, ये रहा टेबल। नेक्स्ट टॉपिक है टेबल। अब मुझे अपने पेज में टेबल दिखाना है। अपने पेज में मैं चाहता हूँ कि मुझे टेबल लिस्ट होती, मतलब टेबल बनी हुई दिखे। तो उसके लिए क्या करना है? टेबल ओपन करना है और टेबल को क्या करना है? क्लोज। ठीक है, टेबल का एरिया ओपन किया और टेबल का एरिया क्लोज कर दिया। देन यहाँ पे लिखा है TR और TR क्लोज, TR ओपन और TR क्लोज। इसमें क्या हो रहा है? टेबल रो, TR स्टैंड्स फॉर टेबल रो। टेबल रो ओपन हो रही है, टेबल रो क्लोज हो रही है। अब इसको और थोड़ा इसी तरीके से समझते हैं अपन। देखो अपन ने टेबल बोला तो उसने टेबल ये मान के चला। ठीक है, और TR बोला तो TR होता है टेबल रो, ये एक रो बोल गई, एक रो बोल दिया। फिर हम उसको बोल रहे हैं TH, तो TH में नेम दे दिया अपन ने, है ना? तो TH ये हो गया नेम। ठीक है, नेक्स्ट TH क्या है? एज। तो नेक्स्ट TH उसने दे दिया एज। जबकि अपन ने कितने? 2 ही कॉलम दिए ना, 2 TH दिए, तो ये 3 नहीं होंगे, ये 2 में डिवाइड होंगे। फिर से इसको मैं बताता हूँ कैसे। तो 2 TH दिए हैं तो एक TR में 2 TH ही होंगे सिर्फ, मतलब ऐसे एक सेंटर में मान के चलेगा वो कि इन दोनों को दो भाग में डिवाइड करना है। सिंपल, एक रहेगा TH ये और एक रहेगा एज। ठीक है, इस टाइप से 2 TH हो गए। नेक्स्ट फिर हमने बोला TR, तो एक और TR आ गई। और फिर अपन ने बोला उसको TD मतलब होता है टेबल डेटा। ठीक है, एक और TR मतलब एक और टेबल रो में TD मतलब होता है ऐसे रो देते हैं क्योंकि 2 TD है, और एक TD में आएगा राहुल और एक में आएगा 20। फिर अगर वापस अपन TR देते हैं तो एक और रो बनाएगा वो, और फिर वापस अपन 2 TD देंगे तो ये 2 TD आएगा। फिर यहाँ पे कुछ और जैसे रहा अमन, और यहाँ पे एज दे दी 25। तो ऐसे करके TR करके एक टेबल बनी। और यहाँ पे जो बॉर्डर लिखा है, ये क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो बॉर्डर मैंने रेड करके दिखाई ना, ये वाली, ये बॉर्डर है, इसका बॉर्डर 1 लिखा। देखो आप समझो, इधर आते हैं और यहाँ पे देखो, दिख रहा है ये जो बॉर्डर्स दिख रही ना, ये बॉर्डर दिखाने के काम है इसका। अभी देखो इसको मैं हटा दूं। ठीक है,
बॉर्डर हटाई तो बॉर्डर नहीं दिख रही इस टेबल में, अब ये टेबल जैसी भी नहीं दिख रही है, इसलिए हमको बॉर्डर लगानी पड़ेगी। ठीक है, और भी CSS होती है, बॉर्डर को ऐसे नहीं दिखाना है मेरे को, एक प्रॉपर बॉर्डर दिखानी तो बॉर्डर कोलैप्स करनी पड़ती है ना, कोलैप्सिबल बनानी पड़ती है बॉर्डर्स को, वो समझेंगे CSS वाले चैप्टर में। अभी टेबल कैसे बनाते हैं वो समझो। ठीक, ये आ गया टेबल समझ में? हाँ सर। गुड। नेक्स्ट अपन आते हैं फॉर्म पे। अब फॉर्म ओपन और फॉर्म क्लोज। फॉर्म मतलब फॉर्म का क्या काम है? फॉर्म देखो पहले फॉर्म कैसा होता है, ये ऐसा होता है। फॉर्म के अंदर हम लोग यूजर से डिटेल्स फिल करवा सकते हैं, ये ठीक है, ये ईमेल नेम रखवा लिया, ईमेल डलवा ली, पासवर्ड डलवा दिया, जेंडर सिलेक्ट करवा दिया, स्किल्स सिलेक्ट करवा दो, डेट सिलेक्ट करवा लेंगे हम लोग, मतलब कुछ भी डिटेल्स हम लोग यूजर से फिल करवा सकते हैं। यस सर। ये और सबमिट करेगा तो ये डिटेल्स हम हमारे बैकएंड में, मतलब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से हम इसको डेटाबेस में स्टोर कर देंगे इन डिटेल्स को। सिंपल, यही काम होता है फॉर्म का, मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम फॉर्म करता है यूजर से। आपने बोल दिया नेम तो यूजर नेम ही डालेगा, ईमेल बोला तो ईमेल डाल देगा, पासवर्ड बोला तो पासवर्ड डाल देगा। मतलब अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो बेसिक डिटेल्स जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो हम फॉर्म में शो करके यूजर से कलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल। तो फॉर्म क्या करता है, क्या करता है वो समझ में आ गया, कैसे काम करता है वो समझो आप। फॉर्म को ओपन करना है और फॉर्म को क्लोज करना है, सिंपल। फिर मैंने लिखा इनपुट टाइप टेक्स्ट। क्या लिखा? मतलब ये इनपुट किस टाइप का होगा? टेक्स्ट टाइप, जिसमें प्लेस होल्डर लिखा मैंने नेम। प्लेस होल्डर क्या होता है? पहले से लिखा हुआ दिखेगा। जब मैं इसको हटाता हूँ, और अभी देखो यहाँ प्लेस होल्डर नहीं लगा तो मैं इसको लगाता हूँ, इसको यहाँ इंस्पेक्ट करते हैं और इनपुट टाइप टेक्स्ट में यहाँ पे देता हूं मैं प्लेस होल्डर इक्वल्स टू इंटर नेम, ये दिया और बाहर क्लिक किया तो ये देखो, मतलब पहले से कुछ लिखा हुआ दिखे यूजर को, जाके उसको समझ में आए कि यहाँ क्या करना था। और जैसे यूजर इस पे क्लिक करके कुछ भी टाइप करेगा, जैसे यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा है यूजर, तो वो ऑटोमेटिक हट चुका है, सिर्फ वो प्लेस होल्डर है, मतलब सिर्फ दिखाएगा कि यहाँ पे क्या करना है। सिंपल, ये प्लेस होल्डर होता है। उसके अलावा ये जो नेम दिखाया, ये कैसे दिखाया? ये तो सिंपल हमने ऐसे ही लिख दिया, डायरेक्ट नेम बाहर ही। अब बाहर मत लिखो, इनको लेबल वगैरह के अंदर लिखो या स्पेन वगैरह के अंदर लिखो। स्पेन लेबल क्या होता है आगे समझेंगे। सिंपल, अभी के लिए ये समझो कि इनपुट में क्या लेना है? टेक्स्ट लेना है, क्योंकि नेम टेक्स्ट में होगा तो अपन ने बोल दिया कि टेक्स्ट दो। फिर इनपुट टाइप ईमेल होता है, ईमेल लेना है तो ईमेल, पासवर्ड लेना है तो पासवर्ड लो। और यहीं से समझाता हूं मैं आपको, जैसे यहाँ पे इनपुट टाइप क्या लिया अपन ने? टेक्स्ट, ठीक है। इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे तो इनपुट टाइप क्या लिया था? ईमेल, ताकि यूजर ईमेल डाल पाए और वैलिड ईमेल डाल पाए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पासवर्ड टाइप है, देखो पासवर्ड डॉट डॉट में दिख रहा है, जो भी डाल रहे हैं वो दिख नहीं रहा है, और पासवर्ड सही इंटर करवाने का तरीका यही होता है। इसको राइट क्लिक करते हैं और इंस्पेक्ट करते हैं, यहाँ पे देखो कि इनपुट टाइप पासवर्ड लिखा है, ठीक है। अब ये जो है इनको बोलते हैं रेडियो, क्या बोलते हैं? इनको रेडियो बटन्स बोलते हैं। तो ये जेंडर हो या फिर मल्टीपल सिलेक्शन में से एक ही सिलेक्ट करना चाहिए, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट हो तो क्या करेंगे हम लोग? चेक बॉक्स का यूज, सॉरी इनपुट टाइप रेडियो, ये इनपुट टाइप रेडियो है, ये देखो, क्लियर। इन दोनों में से एक ही सिलेक्ट कर पाए, या फिर हमको ऐसी रिक्वायरमेंट है हमारे पेज में लगाने की जिसमें सिर्फ वो एक ही सिलेक्ट कर पाए, एक ही रेडियो बटन पे टिक कर पाए, तो हम इनपुट टाइप रेडियो का यूज करेंगे, ना कि चेक बॉक्स का। मतलब हम चाहते हैं कि दोनों में से, जैसे मान लो कुछ भी होगा, जैसे ये जेंडर हो गया, या फिर अब मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन ये समझो एग्जांपल से कि 10 ऑप्शंस हैं और 10 में से आप चाहते हो कि यूजर सिर्फ एक ही सिलेक्ट करे, तो आप क्या करोगे? इनपुट टाइप रेडियो लगाओगे। और रेडियो की कंडीशन क्या है कि आपको दोनों के ही टाइप में रेडियो लिखा और दोनों का नाम भी सेम होना चाहिए, ठीक है। दोनों का नेम हम लोग नेम एट्रीब्यूट देना पड़ेगा, और इनमें नेम में हमने जी लिखा, जी फॉर जेंडर, या फिर जेंडर पूरा लिख सकते हो आप, है ना, इसमें पूरा लिख दो जेंडर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों का नाम सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों अलग अलग नाम से हैं, दिखाता हूँ, जैसे आपने यहाँ लिख दिया जेंडर और यहाँ पे जी रह दिया, तो यहाँ जी लिखा और यहाँ जेंडर लिखा, तो यूजर दोनों को सिलेक्ट कर पाएगा, ठीक है ना। और ये गलत है। रेडियो बटन का काम क्या है कि दोनों में से एक को सिलेक्ट करवाना है, क्लियर, ताकि वो इसको क्लास वगैरह हो,
हाँ कुछ भी, तो उसमें से एक को ही रखना है, एक को ही सिलेक्ट करवाना है, तो इनपुट टाइप रेडियो का यूज रहेगा। नेक्स्ट अपन आते हैं स्किल्स। स्किल्स में क्या होगी, मल्टीपल सिलेक्ट कर पाएगा, उसको HTML आती है, उसको CSS आती है, उसको PHP आती है, उसको जावास्क्रिप्ट आती है, तो मल्टीपल सिलेक्ट कर सकता है। तो टिक और टिक, ये देखो दोनों को सिलेक्ट कर पा रहे हैं या अनटिक कर पा रहे हैं। इसको बोलते हैं इनपुट टाइप चेकबॉक्स। ये देखो टाइप में चेकबॉक्स, ठीक है। यहाँ नेम एट्रीब्यूट यहाँ पर भी सेम ही देने होते हैं और वैल्यू भी देनी होती है, क्योंकि दोनों चेक करेगा और वैल्यू इनके अलग अलग रहनी चाहिए। वो जब फॉर्म पोस्ट करना समझेंगे PHP में तब समझेंगे कैसे करते हैं। क्लियर, ये डेटा सबमिट होता है बैकएंड में तब समझेंगे, अभी सिर्फ HTML कवर कर रहे हैं। इनपुट टाइप डेट, अब मुझे डेट पिक करवानी यूजर से, तो इनपुट टाइप डेट लिख दो तो ये ऑटोमेटिक डेट पिकर आ जाएगा, ऑटोमेटिक आएगा। इसमें आप अपनी डेट सिलेक्ट कर दो, जैसे टुडे मैंने किया तो आज की डेट आ रही है, और मैं पास्ट में जाके भी अपनी डेट सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ से जाऊंगा तो ये ईयर भी आ जाएंगे और 2022 के भी सारे मंथ आ गए, और मैं और पीछे जाना चाहता हूँ तो यहाँ से क्लिक करके जा सकता हूँ। 1960 में भी जुलाई में 20 में जा सकता हूँ, सिंपल, ठीक है। मतलब यहाँ से डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइल। अब मुझे फाइल भी पिक करवानी यूजर से, मान लो डॉक्यूमेंट होगा या उसकी प्रोफाइल होगी या आधार कार्ड वगैरह कुछ भी होगा, तो चूज फाइल पे क्लिक करके ये अपनी फाइल मैनेजर को ओपन कर रहा है सिस्टम के। अब जहां पर भी आपके पास फाइल होगी वहां पे जाओ और वहां से क्लिक करो और ओपन कर दो, तो वो यहाँ पे अटैच हो गई। अब जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो ये सारी डिटेल कहाँ जाएगी, बैकएंड में, मतलब PHP के पास। सिंपल, इजी। नेक्स्ट आते हैं अपन फॉर्म के बाद, ये इनपुट के टाइप्स होते हैं और भी, जैसे देखो बता रहा है टेक्स्ट, ईमेल, पासवर्ड, इनपुट टाइप नंबर, जहाँ पे सिर्फ नंबर ही डाल पाओगे, इनपुट टाइप रेडियो, इनपुट टाइप चेकबॉक्स, इनपुट टाइप डेट, इनपुट टाइप फाइल, है ना। ये इनपुट टाइप फाइल मैंने नहीं बताया शायद आपको, ये इनपुट टाइप में फाइल लिखना पड़ेगा तो फाइल सिलेक्शन देगा। क्लियर। नेक्स्ट अपन आते हैं आगे div और स्पेन पर। div क्या होता है ना, तो div एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। एलिमेंट्स दो टाइप के होते हैं, ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट। ब्लॉक लेवल कौन से होते हैं, जो पूरी लाइन को ब्लॉक कर देते हैं। मतलब अगर मैंने div लगाया है तो वो यहां से तो यहां तक, मतलब एग्जांपल समझो आप, इसको डिटेल में समझो आप। जैसे मैंने div लगाया तो वो क्या करेगा, यहां से तो यहां तक का पूरा एरिया ब्लॉक करके रखता है, इसको ब्लॉक लेवल एलिमेंट बोलते हैं। और इनलाइन एलिमेंट जो होता है, जैसे मैंने लगाया स्पेन, तो इनलाइन मतलब मैंने लिखा स्पेन में यहाँ पे कुछ लिखा होगा, जैसे यहाँ पे मान लो मैंने ऐसे करके स्पेन को ओपन किया और ऐसे करके स्पेन को क्लोज कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिखा, ठीक है, मतलब स्पेन मैंने इतने इतने में लिखा, तो जितने में आपका स्पेन का टेक्स्ट शो होना है सिर्फ वही एरिया उसको चाहिए, है ना। मतलब इसके आगे और स्पेन आ सकता है, इसके आगे और स्पेन आ सकता है, इसके आगे और स्पेन आ सकता है, मतलब और इनलाइन एलिमेंट्स आ सकते हैं। मतलब एक ही लाइन में मल्टीपल एलिमेंट्स आ सकते हैं, उनको इनलाइन एलिमेंट बोलते हैं। और एक ही लाइन में एक ही एलिमेंट आ सकता है, मतलब div लिखा है तो इसके आगे div आप नहीं लगा सकते, क्योंकि एक div को एक पूरी लाइन चाहिए, ठीक है। तो वो होते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट। आगे समझ में, यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है कौन, div। अब न्यू लाइन से स्टार्ट होता है हमेशा, वही मैंने बताया आपको कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट हमेशा नई लाइन से स्टार्ट होता है, हमेशा उसको एक फ्रेश लाइन चाहिए पूरी। पेज का लेआउट बनाने के काम आता है, मतलब पेज का div मतलब होता है डिविजन्स, मतलब सेक्शंस। आप सेक्शन बनाने के काम करते हो। जैसे मैंने ये div लिखा ना, तो अब ये लिखा इतने से एरिया में है, लेकिन इसको एरिया कहाँ तक, यहाँ तक चाहिए पूरा, इसके आगे कोई भी एलिमेंट शो नहीं होने देगा। मतलब आप चाहते हो कि ये दिस इज अ div के आगे आगे स्पेन का आउटपुट आ जाए, नहीं आएगा, इसको पूरी लाइन चाहिए। इसको बोलते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट, मतलब पूरी विड्थ लेता है और नेक्स्ट कंटेंट नीचे ही आता है। क्लियर। नेक्स्ट अपन आते हैं स्पेन। स्पेन टैग जो होता है वो होता है इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट मतलब मैंने समझाया, एक ही लाइन में मल्टीपल स्पेन्स हो सकते हैं, ठीक है, सेम लाइन में रह सकता है। और स्मॉल टेक्स्ट स्टाइलिंग के लिए होता है, मतलब छोटे टेक्स्ट को स्टाइल करना है तो स्पेन एलिमेंट का यूज कर सकते हो आप। एग्जाम्पल समझो, जैसे एग्जाम्पल के लिए div में ये मैंने लगाया और इसका यूज केस समझो। चलो यहाँ पे शायद अपन ने बनाया होगा, यहाँ पे देखो ये एक div है, इसको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। ये देखो एक div है, ठीक है। इस div के आगे अगर मैं कोई और एलिमेंट ऐड करके दिखाऊं, देखो इस div के आगे अगर मैं एक और स्पेन ऐड करता हूं, क्या करता हूं, जो कि कैसा है, इनलाइन एलिमेंट है, स्पेन, है ना। हेलो आई एम स्पेन,
ये मैंने आगे ऐड करके दिया, कहाँ, div के जस्ट आगे। तो div तो यहाँ खत्म हो गया मान लो, पर यहाँ आ जाना चाहिए आउटपुट, नहीं आएगा। div उसको परमिशन देगा ही नहीं, div बोलेगा कि ये पूरी लाइन मेरी है, अब तू नीचे आ, मतलब ब्लॉक कर दिया पूरी लाइन को उसने, सिंपल। और स्पेन बहुत सीधा सिंपल बेचारा, तो वो तो नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिक। अगर स्पेन के आगे मैं फिर से स्पेन लिखता हूँ, देखो इसी स्पेन के आगे मान लो स्पेन तो यहाँ तक शो हो गया, और इसी के आगे एक बार और लिखता हूँ, हेलो आई एम स्पेन ऑल्सो, ऐसे करके एक और स्पेन आया इसके आगे, तो ये इसके आगे ही शो करवा देगा। देखो आगे समझ में, ये होता है इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। अब डिवीजन तो अपन ने देखा है ना, ये अब आ गया ना समझ में पक्का? हाँ सर, गुड। अब सब ये सब देखने की जरूरत नहीं है फिर, मतलब अब div का यूज क्या है वो समझ लो। सिर्फ div का यूज है सेक्शंस बनाने के लिए, कंटेनर्स बनाने के लिए, या लेआउट डिजाइन करने के लिए, और स्पेन का यूज है किसी स्मॉल वर्ड को कलर करने के लिए, इसमें स्टाइल्स वगैरह देने के लिए। नेक्स्ट अपन आते हैं HTML एट्रीब्यूट्स पे। HTML में कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे क्लास, आईडी, ये सब एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। कॉमन एट्रीब्यूट्स समझ लो जैसे आईडी, क्लास, स्टाइल, टाइटल, SRC, HRF, ये देखा अपन ने। एंकर एलिमेंट के अंदर HRF देखा था, इमेज के अंदर SRC देखा था, पैराग्राफ के अंदर आप टाइटल लगा सकते हो, किसी भी एलिमेंट को स्टाइल करना है तो आप स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हो, उसमें क्लास देना है तो क्लास एट्रीब्यूट का, आईडी में आईडी का एट्रीब्यूट्स, ये एट्रीब्यूट्स होते हैं। नेक्स्ट अपन आते हैं मल्टीमीडिया सेक्शन पे, जिसमें है वीडियो लगाना। अगर मुझे अपने पेज में वीडियो लगानी है तो वीडियो एलिमेंट का यूज करूंगा, और सोर्स के अंदर SRC में मैं दे दूंगा उस वीडियो का पाथ, वो वीडियो कहाँ रखी हुई है। तो मेरे पेज में वीडियो अटैच हो जाएगी लाइक दिस। अभी यहाँ पे कोई वीडियो है नहीं, इसलिए वीडियो यहाँ शो नहीं हो रही है, सिंपल। यहाँ पे कोई वीडियो है, दिख नहीं रही है, इसलिए यहाँ पे वीडियो, अपने पास वीडियो अभी है नहीं। आप लगाओगे डायरेक्ट, कैसे लगाओगे वो भी बता दो कैसे। इस एक फाइल डाउनलोड करो वीडियो सिंपल, और उसको आपकी जो HTML फाइल है उसके जस्ट पास में रख दो, और जो नाम आपकी वीडियो फाइल का है वही नाम आपको यहाँ SRC में देना है, सिंपल। वीडियो आपके सामने दिख जाएगी पेज पे, HTML पेज पे, है ना, डन। अब वीडियो को आपने कंट्रोल्स लिखा तो वीडियो में कंट्रोल्स दिखेंगे। कौन से कंट्रोल्स? ये दिख रहे हैं, इनको कंट्रोल्स बोलते हैं। आपने कंट्रोल नहीं लिखा तो कंट्रोल्स नहीं दिखेंगे, एक सिंपल प्लेइंग वीडियो चलेगी सिंपल। अब ऑडियो में ऑडियो कंट्रोल्स, और सोर्स में, अच्छा ऑडियो लिखा मैंने, देखो वीडियो में वीडियो लिखा था, ऑडियो में ऑडियो लिखा, और सोर्स में SRC में मैं पाथ दे दूंगा, मतलब कौन से पाथ पर ये मेरी सॉन्ग रखी हुई है या फिर ऑडियो रखा हुआ है, सिंपल। सर इसका मतलब पेज कैसा, इसे डाउनलोड कर लिया आपने, डाउनलोड करके आप अपने फोल्डर जो है वहां पे रख दो, ठीक है। दिखा, चलो चला के दिखा देता हूँ। अब जैसे ये वाला है ना, इसमें मैंने लगाया है ऑडियो, कहाँ लगाया है, स्क्रॉल डाउन करो तो ये रहा ऑडियो, और ये रहा वीडियो। तो एक सैंपल वीडियो डाउनलोड करके दिखाता हूँ मैं आपको गूगल से ही, ठीक है। तो गूगल पे सर्च करोगे आप अभी के लिए सैंपल वीडियो, बाकी आपके कोई रियल टाइम वीडियो होगी तो वो आप रख सकते हो, है ना। जैसे एक वीडियो है ये वाली, इसको ही मैं डाउनलोड कर लेता हूँ जितना सोचे समझे, और जिस भी साइज में आपको चाहिए वैसे रख लो आप। जैसे मैं इसी साइज में इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। कोई भी वीडियो, मतलब ये बेसिक से पार्ट डाउनलोड क्यों नहीं हुआ डाउनलोड, ठीक है। अभी डाउनलोड कहाँ पे हो रहा है वो सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये बेसिक कंप्यूटर का पार्ट है। अपने कहाँ रखा है इसको, यहाँ पे, लेकिन अपना जो सेटअप है वहीं रख देते हैं इसको, है ना। तो अपने डेस्कटॉप के अंदर एक फोल्डर है HTML स्टार्ट, इसके अंदर ही रखते हैं इसको, ठीक है। मैं इसी नाम से इसको सेव कर देता हूँ। तो ये कहाँ सेव हो गई, मेरे उस फोल्डर में, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो डेस्कटॉप के अंदर HTML स्टार्ट फोल्डर के अंदर, इसी फाइल के पास में, है ना। दिखाऊं, देखो ये डेस्कटॉप, और HTML स्टार्ट कहाँ दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा, कहाँ है, तो ये रहा, दिख ही नहीं रहा यार, टच छुप जाता है, ठीक है। ये रही फाइल अपनी, इसको डबल क्लिक करके ओपन करोगे तो ये वही फाइल है, हाँ क्लियर। अब इस फाइल का नाम कॉपी करो, इसको रीनेम करके इसको कॉपी कर लो नाम, मतलब राइट क्लिक करके आप रीनेम करोगे, और इसका नाम Ctrl+C से कॉपी कर लो, अपने HTML कोड के अंदर आओ, और यहाँ पे जो SRC में आपने दिया था यहाँ पे आप डाल दो ये, सिंपल, जो भी फाइल का नाम है, और जो भी एक्सटेंशन है फाइल का, जैसे ये किस टाइप की फाइल है वो भी देखो, MP4 है, ठीक है, टाइप में दिख रहा है। और अगर यहाँ नहीं दिखे तो राइट क्लिक करना,
और शो मोर ऑप्शंस पे जाना और प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना। तो यहाँ पे दिख जाएगा आपको इसका, अरे ये फोल्डर की प्रॉपर्टी दे दी क्या, इस पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करने के बाद आपको करना है शो मोर ऑप्शंस एंड देन प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है। तो आपको दिखेगा यहाँ पे टाइम, ठीक है, .mp4। तो आपने को ऐसा ही लिखना है, कहाँ पे, यहाँ पे .mp4। डन, सेव कर दिया मैंने Ctrl+S से और ब्राउजर पे आते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। डन, अब देखो यहाँ पे कंट्रोल्स आ रहे हैं, क्लिक करूंगा तो ये वीडियो यहाँ पे चल रही है। सिंपल, इस टाइप से हम लोग, अब यहाँ पे कंट्रोल्स हटाता हूँ, देखो अब ये भी दिखाई देता हूँ हाथों हाथ। यहाँ से ये कंट्रोल्स को मैं हटा देता हूँ। मान लो HTML से मैंने कंट्रोल्स हटा दिए तो कंट्रोल दिख रहे क्या? अब वीडियो को प्ले कैसे करेंगे, है ना? इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल्स लगाना जरूरी नहीं है, आप ऑटो प्ले ऑन, ऑटो प्ले ट्रू, चलो तो इसमें लिखना है आपको सिंपल ऑटो प्ले, नॉट ट्रू फॉल्स रखना है तो रखो। और फिर भी नहीं चल रही वीडियो, नहीं वो कंट्रोल्स हम लोग लगाना है तो कंट्रोल्स लगा सकते हैं हम लोग। ऑटो प्ले, नॉट प्लेइंग दिस वीडियो ऑटोमेटिक। पेज हमारा लोड हो रहा है क्योंकि शायद इस पेज में ना कुछ कंसोल एरर है, जैसे ये सैंपल फाइल नहीं मिल रही उसको, ये mp3 फाइल नहीं मिल रही ना, तो ये कुछ एरर्स की वजह से पेज लोड भी बहुत ज़्यादा ले रहा है, इसलिए नहीं चल रही है। अगर आप डायरेक्ट ऑटो प्ले लिखोगे तो चल जाएगा, ये इसका तरीका है, आप ऑटो प्ले कर सकते हो वीडियो को, मतलब जैसे पेज लोड हो जाए कम्प्लीटली वीडियो ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगी। अगर आप कंट्रोल्स नहीं रख रहे हो तो ऑटोमेटिक प्ले तो करनी पड़ेगी। सिंपल, आगे बढ़ते हैं, सेमेंटिक टैग्स की तरफ आते हैं। तो कुछ सेमेंटिक टैग्स मिलते हैं हमको, मतलब इनको सेमेंटिकली डिफाइन कर रखा है। जैसे हेडर का यूज करते हैं हम लोग टॉप एरिया दिखाने के लिए वेब पेज में, नेविगेशंस दिखाने, नेव का यूज करते हैं हम लोग मेन्यूज दिखाने के लिए पेज का, पेज में मेन्यूज होते हैं, होम, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, इनके मेन्यूज दिखाने के लिए नेव का यूज करते हैं। सेक्शंस एलिमेंट का यूज करते हैं हम लोग सेक्शंस वगैरह बनाने के लिए पेज के, कि यहाँ पर ये सेक्शन होगा, यहाँ पर ये सेक्शन होगा। आर्टिकल्स वगैरह का, आर्टिकल टैग का यूज करते हैं हम लोग कंटेंट दिखाने के लिए। फुटर टैग का यूज करते हैं हम लोग बॉटम के लिए, बॉटम एरिया दिखाने के लिए पेज का। और असाइड का यूज करते हैं हम लोग साइड बार दिखाने के लिए। तो जहां भी जिस HTML में ये सब एलिमेंट्स दिखे, ये किस काम के लिए क्यों यूज होते हैं, वो सब मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। आगे बढ़ते हैं अपन मेटा टैग्स की तरफ। मेटा टैग्स होते क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सब कुछ है, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छे समझो। मेटा का यूज करते हैं हम लोग SEO के लिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसके लिए करते हैं। यहाँ पर देखोगे एक मेटा जो केयरसेट को दे रखा है, UTF-8 इनकोडेड होता है, ये समझना कहीं और, कभी और समझेंगे इसको, UTF क्या होता है। मेटा में मैंने दिया नेम, डिस्क्रिप्शन, नेम कीवर्ड और नेम दिया ऑथर। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया कंटेंट की HTML ट्यूटोरियल है, कीवर्ड में मैंने दिया HTML, ट्यूटोरियल, ये, जो भी कंटेंट मेरे को कीवर्ड्स में देना है ना, जैसे क्या कीवर्ड सर्च करे यूजर, या कुछ डिस्क्रिप्शन सर्च करे, या फिर ऑथर के नेम सर्च करे। तो कंटेंट में मैंने दिया कोडिंग शिक्षा, ऑथर। सिंपल, तो ऐसे मेटा टैग्स यूज होते हैं। और इन्फॉर्मेशन समझते हैं इसकी, तो मेटा हेड टैग के अंदर यूज होता है, जो हेड एलिमेंट होता है उसके अंदर मेटा यूज करते हैं। और उसका काम क्या है, गूगल को ये बताना कि पेज किसके बारे में है, मतलब पेज किस बारे में बनाया हुआ था यूजर ने, ठीक है। और मोबाइल रेस्पॉन्सिव भी बनाना है, मतलब मोबाइल में भी सही से वो पेज दिखे, उसके लिए भी मेटा एलिमेंट्स का यूज करते हैं। और इनकोडिंग सेट करना, जैसे हमने देखा ना UTF-8, ये इनकोडिंग सेट करने के लिए हम लोग मेटा एलिमेंट का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं इंपोर्टेंट मेटा टैग्स, जैसे डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, ऑथर और व्यू पोर्ट्स। इनके अंदर जो भी लिखोगे इसके अकॉर्डिंग आपका ब्राउजर काम करेगा। जैसे मैंने व्यू पोर्ट लिखा, तो ये डिवाइस को रेस्पॉन्सिव, मतलब डिवाइस फ्रेंडली, मतलब मोबाइल फोन के लिए भी रेस्पॉन्सिव बनाने का काम करता है। अगर आप व्यू पोर्ट और ये सब लिखोगे, विड्थ, डिवाइस की जो विड्थ होगी वो ऑटोमेटिक कैच करेगा। और इनिशियल में स्केल 1.0, तो ये क्या करेगा, आपका जो वेब पेज होगा वो जब मोबाइल में खुलेगा तो ऑटोमेटिक उसकी साइज के हिसाब से चेंज कर लेगा अपने आप को। क्लियर, मतलब रेस्पॉन्सिव का मतलब ये होता है कि मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है और लैपटॉप की स्क्रीन कैसी होती है, बड़ी, डेस्कटॉप की और बड़ी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को हैंडल कर ले, है ना। इसलिए बोल रहा है कि विड्थ, डिवाइस की स्क्रीन विड्थ जो होगी उसके अकॉर्डिंग काम करना है। तो ये मेटा का काम आता है। SEO के बेनिफिट्स क्या होते हैं, SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वेबसाइट्स में करवाते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या है। जैसे डिस्क्रिप्शन दे दिया आपने तो गूगल रिजल्ट में शो करता है ना,
जो भी रिजल्ट आप सर्च गूगल पे कुछ भी सर्च किया, जैसे आपने किया बेस्ट कार, तो कोई वेबसाइट होगी जो बेस्ट कार के लिए होगी, उसमें मेटा में लिखा होगा कि बेस्ट कार वेबसाइट है ना, तो गूगल वही वाली वेबसाइट आपको रैंक पे दिखाएगा। ठीक है, कीवर्ड्स में आपने टॉपिक बताता है कि कौन सा टॉपिक है इस वेबसाइट का, इस वेब पेज में क्या टॉपिक बता रखा है इन्होंने। व्यू पोर्ट में बताता है मोबाइल व्यू कैसा चलने वाला है। केयर सेट में लैंग्वेज सपोर्ट बता देता है कि कौन सी लैंग्वेज सपोर्ट कर रहा है कैरेक्टर सेट में। आगे बढ़ते हैं अपन HTML एंटिटीज पे। ये कुछ HTML के एंटिटीज है, जैसे कॉपी दिखाना है या @ दिखाना है या LT वगैरह है, तो ये कुछ ऐसे हैं। HTML एंटिटीज कैसे दिखते हैं यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है, ये कॉपी दिख रहा है, कॉपीराइट दिखा है ना ये। तो अपन HTML एंटिटीज जैसे एंड कॉपी लिखोगे तो वो कॉपीराइट वाला जो सिंबल है ये C करके ये आते हैं। इस टाइप से हम लोग HTML एंटिटीज का यूज कर सकते हैं। HTML में कुछ कैरेक्टर्स डायरेक्ट लिखने पर एरर देते हैं, कुछ कैरेक्टर्स डायरेक्ट लिखने पर एरर देते हैं, इसलिए एंटिटीज का यूज करते हैं। जैसे ये सिंबल्स मुझे दिखाना है, जैसे लेस देन का सिंबल दिखाना है तो ये लिखना पड़ेगा, LT मतलब लेस देन, फिर GT मतलब ग्रेटर देन। ठीक है, ये ग्रेटर देन दिखाना है। फिर AMP मतलब एम्फेसाइज, मतलब AMP लिखना है ना, @ बोलते हैं अपन जिसको, सॉरी एंड है ना। और C ऐसा दिखाना है आइकन, मेरे को तो कॉपी लिखना है। ऐसा लिखोगे तो एरर नहीं आएंगे आपको HTML में। HTML एरर नहीं देता है वैसे तो, लेकिन HTML में शो नहीं होगा। डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे लिखोगे तो कभी कभी वेबसाइट एनकोड होने में इशू करती है, इसलिए एंटिटीज का यूज करते हैं। यहाँ पे लिखा है ना, डायरेक्ट लिखने पर एरर देते हैं कभी कभी। ठीक है, अब एग्जांपल में क्या है, जैसे 5 ये लिखा मैंने LT मतलब लेस देन, 5 लेस देन 10 ऐसा लिखा, ऐसा दिखाना है मुझे, तो ऐसा लिख सकते हो आप। कॉपीराइट दिखाना है, वेबसाइट्स में नीचे कॉपीराइट वगैरह लिखा रहता है @ कॉपी दिस, तो यहाँ पे आइकन कौन सा दिखेगा, ये वाला। ठीक है, कॉपीराइट @ वगैरह, और आउटपुट कुछ इस टाइप से आएगा, आपको दिख रहा है। नेक्स्ट अपन आते हैं आई फ्रेम पर। आई फ्रेम क्या करता है, किसी दूसरे पेज को अपने पेज में पूरा का पूरा दिखाना। एक फ्रेम होती है जिसके अंदर किसी दूसरे वेबसाइट के पेज को या अपनी वेबसाइट के दूसरे पेज को हम दिखाना चाहते हैं अपने ही पेज में, तो फिर आप आई फ्रेम के अंदर लिख सकते हो, और SRC के अंदर उस पेज का पाथ लिख दो। दिखाता हूँ, यहाँ पे आए और आई फ्रेम ये रहा, इसको बोलते हैं आई फ्रेम। जैसे ये कोई पेज होगा एग्जाम्पल डोमेन, और इस पेज को हम अपने ही पेज में जैसे start.html में दिखा पा रहे हैं। ये काम कौन कर रहा है, आई फ्रेम। ये काम अपने आई फ्रेम से करना है या कर सकते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करता हूँ, इसको इंस्पेक्ट करता हूँ और यहाँ पे 1 सेकंड के लिए दिखाता हूँ आपको। देखो ये पूरा HTML है, ये दिख रहा है, ये पूरा HTML कहाँ पे है, इस पेज पे, ये इस पेज पे example.com पे। ठीक है, मैं इसको चेंज करता हूँ विद google.com। अभी गूगल अलाउ नहीं कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है कनेक्शन अपना। ठीक है, लेकिन आप किसी दूसरे पेज को, जैसे टेस्टिंग वीडियो, और इसी पे भी जैसे यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से ये पेज कॉपी किया और अपने यहाँ SRC में पेस्ट कर दिया। ये देखो, ठीक है, ये देखो नीचे दिख रहा है, ये वही वाला पेज यहाँ पे चल रहा है, मतलब क्लियर। इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी रिस्पॉन्सिव नहीं है वो, इसलिए ऐसा आ रहा है, क्लियर। नहीं तो पूरा पेज ऐसा जैसे यहाँ दिख रहा है वैसे यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि स्क्रीन साइज छोटी है यहाँ पे। ठीक, ऐसा हम लोग आई फ्रेम में कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन आते हैं, यहाँ पे दिखा रहा है मतलब वेबसाइट को इम्बेड करना। आई फ्रेम का यूज़ क्यों करते हैं, वेबसाइट को इम्बेड करने के लिए, या यूट्यूब वीडियोस वगैरह पूरी ही दिखानी मेरे को एज इट इज, गूगल मैप्स वगैरह दिखाना है, या फिर पेमेंट पेज दिखाना है मुझे, तो आई फ्रेम में दिखा सकते हो। बेसिक एग्जांपल्स ये रहे यहाँ पे, अभी अपन ने चला कर देखा है। यूट्यूब इम्बेड करना है तो SRC में पूरी वीडियो का लिंक डाल दो, ठीक है। और गूगल मैप दिखाना है तो मैप का पूरी एम्बेडेड लिंक वगैरह बना के आप यहाँ पे डाल दो आई फ्रेम के अंदर। नेक्स्ट आता है HTML कमेंट। अगर मुझे किसी लाइन को, जैसे यहाँ पे देखो ये कोड है पूरा, अगर मुझे किसी कोड को कमेंट करके दिखाना है, कमेंट्स क्यों करते हैं हम लोग, ताकि अगला कोई यूजर जब इस पेज को ओपन करे या इस कोड को ओपन करे, मतलब अगला कोई डेवलपर जब इस कोड को ओपन करे तो उसको ये कमेंट्स बताए कि ये क्यों लिखा था, ठीक है। या फिर आप ही को बहुत टाइम बाद वापस इसी कोड में आना पड़ा तो आप ही को क्लियर करे कि ये क्या लिखा था और क्यों लिखा था, ये मैंने लिखा था यहाँ पे तो क्यों लिखा था। HTML एंटिटीज दिखा रखा हूँ मैं यहाँ पे, ये आई फ्रेम दिखा रखा,
या फिर कुछ भी मुझे नोट्स लिखने हैं अपने कोड में, HTML में, CSS, जावास्क्रिप्ट, सब जगह कमेंट की डेफिनेशन सेम है, तो मैं कमेंट्स का यूज कर सकता हूँ। और HTML में कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट यही होता है। ये इस टाइप से आप लोग कमेंट कर सकते हो। और इसके अंदर आप ना कि टेक्स्ट लेकिन कोड भी लिख सकते हो। मतलब आपको मान लो ये वाला कोड नहीं चलाना है तो आप इसको कमेंट कर सकते हो। सिंपल, ये हो गया कमेंट इसका। कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश दबाया मैंने सबलाइम टेक्स्ट के अंदर तो ऑटोमेटिक इसने कमेंट कर दिया। अब ये वाला कोड ब्राउजर रीड नहीं करेगा, जो कमेंट्स होते हैं उसको ब्राउजर रीड नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब ये कमेंट्स को ब्राउजर उनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा इसको, क्लियर। तो अब ये वाला पार्ट आपको फ्रंट एंड पर नहीं दिखेगा। मतलब आप किसी कोड को हटा भी नहीं सकते और आप चलाना भी नहीं चाहते, तो फिर आप उसको क्या कर दोगे, कमेंट। सिंपल, कंट्रोल एस करके आगे बढ़ते हैं अपन। लास्ट बचा है समथिंग, कमेंट्स हो गया, आगे समझ में। अब कुछ बेसिक से प्रोजेक्ट्स वगैरह आप बनाकर देखो, जैसे कि पर्सनल पोर्टफोलियो वगैरह बनाओ अपनी डिटेल्स के साथ, ये सब एलिमेंट्स का यूज करके ऊपर जो अपन ने बनाया। एक जनरल रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाओ, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन हो सकता है। अब स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में आप बेसिक डिटेल्स कलेक्ट कर लो, जैसे क्या, हाँ क्या क्या बना सकते हो आप बेसिक, जैसे स्टूडेंट को फुल नेम, जेंडर, ईमेल, पेरेंट्स फोन नंबर, अल्टरनेट कॉन्टेक्ट नंबर, आधार नंबर, और फाइल भी अपलोड करवाओ उससे, है ना। उसकी आधार डिटेल्स या 10th-12th की मार्कशीट, अगर वो 12th या कॉलेज का फॉर्म डाल रहा है। इस टाइप से आप एक जनरल रिक्वायरमेंट्स का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाकर देखो इन सभी फील्ड्स की हेल्प से। फॉर्म अपन ने बनाकर देखा है और इन सभी फील्ड्स को किसी न किसी बहाने से चलाकर देखो। आप एक रजिस्ट्रेशन पेज बना सकते हो। और टूल्स में आप VS कोड या गूगल क्रोम ब्राउजर का यूज, गूगल क्रोम का तो यूज करेंगे से हम लोग, VS कोड, सबलाइम टेक्स्ट या किसी भी एडिटर का यूज कर सकते हो आप लोग, ठीक है। और सर्वर एक्सटेंशन वगैरह तो यूज मत करना, अभी सजेशन नहीं है इसका। और ठीक है, इसके बाद आपको क्या सीखना चाहिए, CSS, जावास्क्रिप्ट और PHP और डेटाबेस आना चाहिए, ताकि आप ये जो फॉर्म्स में डिटेल्स कलेक्ट कर रहे हो उनको आप सबमिट करवा पाओ, और ये जो इमेजेस वगैरह हैं ये सब डेटाबेस से भी शो हो पाए। ये सब डायनामिक सेक्शंस को समझेंगे। पूरा HTML समझ में आ चुका होगा, नहीं समझ में आया तो फिर से इस पूरी क्लास को देखना, इजीली समझ में आ जाएगा। थैंक यू।